हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो एग्ज़ाम के नाम हम आपको बताते हैं। जैसे आपका UPL का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद आप लोगों का बोरिंग टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होगा और आपका अदर एग्ज़ाम है जैसे बार, जो काफ़ी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, तो बार के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार के एग्ज़ाम में आपके बलबीर से ही क्वेश्चन आते हैं, बलबीर निमी से ही। जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पिछला दिया होगा बार का, तो उन्हें पता है कि निमी और बलबीर से ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे UPL की बात कर लो या अदर टेक्निकल एग्ज़ाम, जैसे गोवा शिपयार्ड का जो वैकेंसी थी उसमें भी जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने, इन्हीं सभी बुक से क्वेश्चन पूछे जाने। तो यहाँ पर हम अभी पहले, क्योंकि निमी के क्वेश्चन हम लोग इम्पॉर्टेंट करवा चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। निमी के जितने भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर है, वो सारा कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। आज की इस क्लास में हम लोग बलबीर सिंह के जो इम्पोर्टेंट 2000 MCQ हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए काफ़ी सारे इसके पार्ट आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जब नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है, आज की क्लास एंड होने के बाद जब और क्लासेस आएंगी तो उन्हें भी आप वॉच कर सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से ये हमारी फर्स्ट क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज से फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्पीड में चलेंगे ताकि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इन्होंने पूछा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो कुशल मानव श्रम तैयार करना। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। कुशल मानव श्रम की क्या विशेषता है, हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, सुरक्षा नियमों का पालन करना। ठीक है, तो दुर्घटना एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जैसे इन्होंने पूछा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की 3 क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछता है कि जो ABC होता है, ठीक है, आप सेफ्टी चैप्टर में ABC पढ़ते हो। A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब हो सर्कुलेशन। ठीक है, वहाँ पर ये पूछता है कि A का मतलब क्या होता है। ABC में A का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो वहाँ पर क्या होता है एयरवे, और वहाँ पे कई सारे ऑप्शन A से ही स्टार्टिंग करके देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृत्रिम श्वास देने की प्राथमिक अनिवार्यता क्या है। ठीक है, श्वास नली को साफ करना। ऐसे ही करके वो 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको वहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली चोट के दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए चोट लग गई है, अब उसमें खुली अगर चोट है, मान लीजिए ब्लड बह रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, तुरंत ही में ब्लड को है जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट एड है वो हमें करना चाहिए, पट्टी वगैरह लगाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो बीटाडीन वगैरह है, जब भी ब्लड निकले तो उसको डिटॉल से धुल लो, फिर बीटाडीन लगा के फिर उसके ऊपर रुई वगैरह लगा के पट्टी से बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड रुक जाए। ठीक है, तो ये सब सेफ्टी के अंतर्गत आता है, जिसे हम आगे आप पढ़ोगे वहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं, वो उसके अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जैसे है, चोट लगने का प्राथमिकता क्या होती है, क्या होता है। ठीक है, तो चोट लगने पर क्या होता है, रक्त वाहिकाएं टूट फूट जाती हैं और रक्तस्राव होने लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छेनी के हेड, ठीक है, चीजल का हेड और हथौड़े के फेस पर चिकनाई क्यों नहीं लगने देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हैमर जो है हमारा फिसल सकता है। तो क्या यहाँ पे बताएं कि हथौड़ा फिसल कर किसी को भी लग सकता है। अगर मान लीजिए छेनी के हेड पर कोई ऑयल लगा है या फिर हथौड़े के फेस पर ऑयल लगा है, और जब हम हैमरिंग करेंगे तो उससे क्या हमारा हैमर फिसल सकता है और इससे फिर चोट लग सकती है किसी को। विभिन्न
नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के परिक्रम करने वाली मशीनों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मशीन टूल है। चलिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय की बचत करने के लिए लेथ चाल को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जैसे हम लेथ मशीन में वर्क कर रहे होते हैं तो हमें चक को रोकना होता है। मान लीजिए हमें मशीन को बंद करना, तो क्या है, चक को बंद करना, तो क्या हम उससे हाथ से रोकेंगे चक घूमते हुए चक को? नहीं, हमें मशीन के जो प्रॉपर वहाँ पे बटन वगैरह रहते हैं, जो भी लीवर वगैरह रहते हैं, उनसे हमें बंद करना चाहिए। ठीक है, तो समय की बचत करने के लिए लेथ चाल को रोकना चाहिए, हाथ से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नट बोल्टों का अधिक सख्ती से कसने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है, ठीक है, नट बोल्टों को अधिक सख्ती से कसने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नट बोल्ट को कभी भी हमें टाइट करना हो तो हमें पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लेथ पर लंबे चिप्स हटाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमें लेथ पर लंबे चिप्स हटाने हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमें चिप्स ब्रेकर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चिप्स को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चिप्स ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। माप तौल क्यों आवश्यक है? वस्तुओं के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक से आप क्या समझते हैं? किसी राज के माप के मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मात्रक प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? FPS होता है, CGS होता है, MKS होता है। FPS का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ऐसा कौन सी यूनिट होती है जो सभी यूनिट में सेम होती है? वो हमारा सेकेंड होता है। ठीक है, तो हमारा जो समय का मात्रक होता है वो सभी यूनिट में हमारा सेम होता है। ठीक है, सभी मात्रक की पद्धतियों में सेम होता है। संख्यात्मक मान से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछेगा तो हम राज के मान को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री 50 मिनट 28 सेकंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए 45 डिग्री को हम इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इन्होंने कहा है 50 मिनट, तो 50 मिनट जब हम दर्शाएंगे तो इसको इस टाइप से, मतलब एक लाइन खींचेंगे, लेकिन इन्होंने क्या इसमें भी गोला कर दिया, तो ये गलत है ना। यहाँ पे गोला नहीं हुआ, यहाँ पे एक लाइन होगी। जैसे सेकंड वाले में आप देख रहे हो 28 सेकंड को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं, 2 लाइन खींचते हैं। अगर हमें यही मिनट पे दर्शाना हो 28 को तो यहाँ पे हम 28 इस टाइप से एक लाइन खींच देंगे, तो ये 28 मिनट है और ये 28 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको यहाँ पर एक लाइन होगी, एक डॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु के रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है? लकड़ी के रूल। ठीक है, किस धातु के रूल का अधिकतर रूल प्रयोग किया जाता है? लकड़ी के रूल। और यहाँ पे बता दें, अगर एक एग्जाम में पूछेगा कि रूल हमारा किस मेटल का बना होता है, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन है। तो रूल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट और फोल्डिंग रूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक रूल में रूल के किस ओर हुक आता है? ठीक है, तो 0 की ओर। ठीक है, 0 की जहाँ से हमारे ग्रेजुएशन होते हैं ना, तो जहाँ से स्टार्टिंग होगा 0 से, उस तरफ हमारा क्या हुक लगा होता है। तो हुक रूल में होता क्या है फ्रेंड्स कि इसको हम किसी स्लॉट में फंसा देते हैं और फिर जॉब की लंबाई को माप लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर रूल की बनावट किस रूल के समान होती है? ठीक है, तो कैरियर रूल जो होता है वो जो बनावट उसकी होती किस रूल के समान होती है? वो हमारी नैरो रूल के समान होती है। नैरो रूल एकमात्र ऐसी रूल है जिसकी चौड़ाई काफ़ी कम होती है और 5 mm इसकी चौड़ाई होती है। तो नैरो रूल की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो स्टैंडर्ड स्टील रूल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई होती है 6 इंच से 48 इंच और जो चौड़ाई होती है 3/4 इंच से 1 इंच। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की जो लंबाई होती है 6 इंच से 48 इंच और चौड़ाई जो होती है 3/4 इंच से 1 इंच। मशीन शॉप में किस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? तो मशीन शॉप में हम किस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं? मास्टर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल स्क्वायर किसका बना होता है? एल स्क्वायर ये आपको बताना है। तो एल स्क्वायर जो है यह आधा सूत मोटी मरद, ये माइल्ड स्टील का हमारा बना होता है। ठीक है, एल स्क्वायर हमारा किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का पत्ती का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कोण मापने वाले यंत्र कौन कौन से। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कोण मापने वाला यंत्र नहीं है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी कि कौन कौन से हमारे कोण मापने वाले यंत्र होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर हमारा 90 डिग्री में चेक कर लेता है, ठीक है, कि हमारा जॉब जो है वो 90 डिग्री में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, बेवल स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल स्क्वायर जानते ही हो, ठीक है, उससे हम एंगल मापते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर हो गया, ठीक है, या कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर बोले, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, ठीक है, स्टेट एज हो गया, स्टेट एज अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हो गए ट्राई स्क्वायर, बेवल स्क्वायर, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर तथा कॉम्बिनेशन सेट, इनसे हम क्या है एंगल माप सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन दे देता है कि किस एंगल प्लेट, तो वहाँ पर क्या होता है एंगल प्लेट का नाम रहता है तो लगता है कि ये भी एंगल चेक करता है, लेकिन एंगल प्लेट जो है वो हमारा एंगल नहीं चेक करता। ठीक है, तो एंगल प्लेट हमारा वहाँ पे राइट आंसर होता है जब वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा कोण मापने वाला यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो स्टेट एज का जो प्रयोग करते हैं विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए। ठीक है, स्टेट एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, विभिन्न सतहों की जब हमें फ्लैटनेस चेक करनी होती है वहाँ पर हम स्टेट एज का प्रयोग करते हैं। स्टेट एज कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट एज हमारा कितने प्रकार के होते हैं, कास्ट एंड टाइप के हमारे स्टेट एज होते हैं, स्टील स्टेट होते हैं, टूल मेकर स्टेट एज होते हैं। तो ये हमारे स्टेट एज के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया। तो वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार है वो फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियस ने किया है। ठीक है, पैरी वर्नियस ने किया है। तो किसने किया है, पैरी वर्नियस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का मुख्य भाग कौन सा होता है। तो ठीक है, ये सबोन जो लिखा है ये शब्द डिवीज़न की बात कर सकता है कि वर्नियर स्केल का जो शब्द डिवीज़न जो होता है, सब डिवीज़न वो किस में होता है, वो वर्नियर स्केल में होता है। ठीक है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल में हमारा मेन डिवीजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अल्पतमांक को परिभाषित कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है, कि लिस्ट काउंट क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी अल्पतम माप या अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के माध्यम से जितनी छोटी छोटी माप सकते हैं वो हमारी लिस्ट काउंट कहलाती है। जैसे वर्नियर कैलिपर की अगर हम लिस्ट काउंट पूछेंगे तो सबसे कम से कम आप क्या माप सकते हैं, किसी भी जॉब का हम 0.02 mm, ये हम क्या लिस्ट काउंट होगी, इतना हम कम से कम माप सकते हैं किसी जॉब को। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, शून्य त्रुटि या फिर जीरो एरर। तो कभी भी पूछे माइक्रोमीटर की जीरो एरर कितने प्रकार की होती है, तो जीरो एरर हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले पॉजिटिव एरर और सेकंड को बोले निगेटिव एरर। तो बहुत ही पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर कब होती है, निगेटिव एरर कब होती है। ठीक है, वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको क्लियर होगा। डिप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किस ध्येय से किया जाता है, डिप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग कब, कहाँ और कहाँ करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। माइक्रोमीटर डिप्थ गेज का प्रयोग किसी ग्रुप की गहराई मापने के ध्येय से किया जाता है। ठीक है, तो डिप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें किसी ग्रुप की गहराई मापना हो, मतलब किसी होल की गहराई मापना होता है, वहाँ पे हम डिप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर में स्केल की अल्पतम माप किसके बराबर होगी। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या पूछा है, वर्नियर माइक्रोमीटर में स्केल की अल्पतम माप किसके बराबर होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। ये लिस्ट काउंट पूछना चाह रहा है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है आपको पता है, वो हमारी होती है 0.001 mm। ठीक है, इंच में पूछेगा तो एक जीरो हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्नियर माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं, किसी जॉब का टेपर, स्टेटनेस या समांतरता जाँच करना। अब वहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम क्या कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से काम कर सकते हैं वो हमें याद रखना है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से
हम किसी जॉब का टेपर माप सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जॉब कितना टेपर है। वो किसके माध्यम से निकालते हैं, वो साइन बार के माध्यम से हम किसी जॉब का टेपर एंगल वगैरह निकालते हैं ना। स्ट्रेटनेस मतलब फ्लैट, किसी जॉब की फ्लैटनेस हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट इंडिकेटर के माध्यम से कि हमारी जो जॉब है वो स्ट्रेट है कि नहीं है ना। समांतरता मतलब पैरेललिज्म चेक करना कि दो जो जॉब है वो आपस में पैरेललिज्म है नहीं है, समांतरता चेक करना, ठीक है। तो ये सब इससे हम चेक करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से। ऑप्टिकल प्लेट्स किस प्रकार के होते हैं, जो ऑप्टिकल प्लेट होते हैं वो हमारे कांच के ग्राइंड किए हुए बेलनाकार पीस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राई स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर क्या है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है, हमारा एक चेकिंग टूल है। अब वहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि ट्राई स्क्वायर क्या है, ऑप्शन रहते हैं मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल है, चेकिंग टूल है, कटिंग टूल है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चेकिंग टूल है। ये क्या है, चेक करता है, चेकिंग करता है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं होती है, ठीक। किसी स्टील रूल में ग्रेजुएशन आप देख लोगे ट्राई स्क्वायर में, उसमें जो स्टैंडर्ड स्टील रूल लगा होता है उसमें ग्रेजुएशन कहीं कहीं आप देखोगे, लेकिन संभवतः सभी में प्लेन ही रहता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम इससे केवल 90 डिग्री पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो जॉब है वो हमारा 90 डिग्री में बन गया है कि नहीं बन गया है ना। फ्लैटनेस वगैरह चेक कर लेते हैं कि हमारा जॉब जो स्ट्रेट है कि नहीं है ना, जब आप फिटिंग वगैरह जॉब बनाते हो तब। साइन बार एक स्टील का बना होता है, मतलब जो साइन बार है वो हमारा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं उसकी आकृति किस प्रकार की बनी होती है, तो हमारी आयताकार बनी होती है, ठीक है। तो आयताकार ब्लॉक का हमारा साइन बार का जो आकृति होती है वो हमारी आयताकार ब्लॉक के आकार का होता है। और जो साइन बार होता है उसकी लिस्ट काउंट आपको कमेंट करके बताना है कि साइन बार की लिस्ट काउंट कितनी होती है, ठीक है। चिन्ह की विशेष भूमिका किसमें है, ठीक है, चिन्ह की विशेष किसी भी कार्य की उपयुक्त परिणति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्ह औजार क्या है, ठीक है। तो अब चिन्ह औजार क्या होता है, मतलब मार्किंग टूल यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। तो चिन्ह को निर्देशक मानकर उस दिशा में किए जाने वाले कार्य साधन चिन्ह औजार कहलाते हैं। मतलब क्या है, हम मार्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए किसी जॉब को बीच से कट करना है, तो हम एक प्रकार से मार्किंग जब कर देंगे तो उस दिशा में हम कटिंग करते चले जाएंगे। एक साइन से कटिंग कर रहे हो या फिर ड्रिल के माध्यम से हम होल कर रहे हो, है ना, तो इस वजह से हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि किस कार्य को चिन्हन कहते हैं, मतलब किस कार्य को हम मार्किंग कहते हैं। तो किस कार्य को हम मार्किंग कहते हैं, जब वस्तु की ड्राइंग के अनुसार, ठीक है, वस्तु की ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु, मतलब हम अगर किसी जॉब में हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट लगा रहे हैं, तो भी क्या हुआ, मार्किंग के अंतर्गत आया। केंद्र रेखा मतलब एक सेंटर लाइन खींच रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, मार्किंग के तहत आएगा। बाह्य रेखाएं खींच रहे हैं, ठीक है, और आदि खींचना चिन्ह कहलाता है। तो किसी भी जॉब पर किसी भी प्रकार की लाइनें खींचना हमारा क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चिन्ह, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना कब क्षीण हो जाती है, ठीक है। मतलब कि जो जॉब की अस्वीकृत होने की संभावना है ये कब खत्म हो जाती है, जब चिन्ह से अधिक यथार्थ होने पर, ठीक है। तो मान लीजिए एक्यूरेट हमने जब बढ़िया से जॉब बना लिया तो फिर जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। मतलब चिन्ह से अधिक भी हमने एक्यूरेसी में उस जॉब को बना लिया है। चिन्ह से अधिक एक्यूरेसी मतलब क्या है, मान लीजिए हमने लाइन ऐसे तिरछा खींच दिया, लेकिन हमने क्या कटिंग क्या है, मतलब मार्किंग तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन हमने कटिंग क्या है अच्छे से सीधा करी है, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेसी में करी है, ज़्यादा जॉब हमारा तिरछा नहीं है। और उसको हमने फाइलिंग भी बहुत अच्छे से करी है, प्लेन बिल्कुल फ्लैटनेस है, तो हमारा एक्यूरेसी हो गया। तो वही हमारा यहाँ पे पूछना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा जिसे प्रेसियन ब्लू बोलते हैं का प्रयोग किन जॉब पर चिन्हन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको यहाँ पे पूछा है कि प्रेसियन ब्लू किन जॉब पर हम प्रयोग करते हैं। तो प्रेसियन ब्लू जो है स्टील जॉबों के लिए हम प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सरफेस प्लेट को हम उसके पदार्थ एवं उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो सरफेस प्लेट को किन आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, उसके पदार्थ एवं उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पदार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट निर्मित सरफेस प्लेट की क्या विशेषता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल टाइप से पूछा जाता है कि जो हमारी ग्रेनाइट से बनी सरफेस प्लेट होती है उसकी क्या विशेषता होती है। तो उनकी विशेषता ये होती है कि ग्रेनाइट की अप्रतिम कठोरता की सरफेस प्लेट की विशेषता होती है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता होती है। एंगल प्लेट कितने प्रकार की होती है,
एंगल प्लेट हमारी 3 टाइप की होती है, फिक्स्ड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट होती है। तो 3 टाइप की हमारी एंगल प्लेट होती है। 2 प्लेटों के बीच बने एंगल को किस प्रकार घटाया बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, 2 प्लेटों के बीच बने एंगल प्लेट को किस प्रकार से घटाया बढ़ाया सकता है? बोल्ट को ढीला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स को एंगल प्लेट की प्रत्येक भुजा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? बॉक्स एंगल प्लेट के प्रत्येक भुजा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो बॉक्स एंगल प्लेट क्योंकि स्क्वायर होता है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? 90 डिग्री पे होंगी, तो इसकी प्रत्येक भुजा 90 डिग्री पर कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर के टांगों की लंबाई किस आकार की होती है? ठीक, तो डिवाइडर के टांगों की लंबाई क्या होती है? समान आकार की होती है। इसको इस प्रकार से समझेंगे, जब भी हम डिवाइडर के मान लीजिए पॉइंट को ग्राइंड करना है तो हम किसी एक पॉइंट को नहीं ग्राइंड करते हैं, हम अगर एक पॉइंट ख़राब हुआ तो हम दोनों पॉइंट को साथ में ग्राइंडिंग करेंगे। दोनों पॉइंट को क्या है? एक साथ में ग्राइंडिंग क्यों करेंगे? इसलिए ताकि जो उनके साइज हैं, आकार है, वो एक ही साथ रहे, उनकी लंबाई या जो व्यास है वो समान रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो उनकी लंबाई है वो हमेशा क्या है? समान आकार की उनकी रखते हैं ताकि मार्किंग वगैरह प्रॉपर सही से हो। ठीक है, डिवाइडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये पूछा है। तो डिवाइडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टील रूल में कोई माप लेने के लिए। तो डिवाइडर का जैसे हमने कोई साइज है जॉब का ले लिया, उस जॉब का जो साइज हमने लिया है तो अब उसको किस पे ऊपर मापेंगे? हम स्टील रूल के ऊपर मांग, क्योंकि जो डिवाइडर होता है वो प्रत्यक्ष मापी टूल होता है, उसमें तो कोई ग्रेजुएशन वगैरह नहीं होती, और जो स्टील रूल होता है वो प्रत्यक्ष मापी टूल होता है। तो हम कोई भी ये डिवाइडर वगैरह है, ठीक है, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले लिया, ठीक है, डिवाइडर के माध्यम से, तो इसकी दूरी कैसे पता करेंगे? तो वो हम स्टील रूल में जाके उसमें हम रखेंगे पॉइंट को, दोनों लोग के पॉइंट को रखेंगे और पता कर लेंगे कि हमारा कितना यहाँ पे स्टील रूल का जो डिवाइडर का है, जो दोनों लोग के बीच में गैप था वो कितना था, उसे हमें साइज मालूम हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड कैलिपर देखिए, एक आउटसाइड कैलिपर हो गया, एक इनसाइड कैलिपर हो गया। तो इनसाइड कैलिपर से क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? एक स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का आकार किस कैलिपर से मिलता है? ठीक है, क्या पूछा है? स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का आकार किस कैलिपर से मिलता है? तो स्प्रिंग टाइप जो डिवाइडर होता है वो हमारा इनसाइड कैलिपर से मिलता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हिंदी मिस्टेक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। हील टाइप जैनी कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, जैनी कैलिपर हील टाइप आ गया, तो हील टाइप कैलिपर क्या होता है? हील टाइप जैनी कैलिपर, जो हमारा जैनी कैलिपर होता है उसमें क्या होती है? एक टांग मुड़ी होती है, वो कितने mm की रेडियस में मुड़ी होती है? वो 6 mm की रेडियस में मुड़ी होती है, ये चीज़ आपको पता होगा। और जो उसकी एक लेग होती है, एक सीधी लेग होती है और दूसरे में क्या कर देते हैं, उसमें कील लगा देते हैं। वो जो कील हम लगाते हैं उसमें छोटी सी एक पिन लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं हील। ठीक है, वही हमारा हील टाइप जैनी कैलिपर होता है, जिसमें हम एक अलग से पिन लगा देते हैं और उसको एक कील के माध्यम से फिक्स कर देते हैं, तो हमारी हील टाइप जैनी कैलिपर होता है। और हील टाइप जैनी कैलिपर का जो प्रयोग हम करते हैं वो जॉब के किनारे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हील टाइप जैनी कैलिपर हो गया, उसमें हमारा हील टाइप का बना होता है। आप गूगल पे डालोगे हील टाइप जैनी कैलिपर तो वहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कितने प्रकार के होते हैं? तो पंच हमारे 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डॉट सेंटर, डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, है ना। डॉट पंच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री, और ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, सॉलिड पंच, हालो पंच आदि ये टाइप के पंच होते हैं। इनसे उनके पूछ लिए जाते हैं यूजेज की डॉट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो प्रिक पंच का हम पतले जाबों पर करते हैं, डॉट पंच रफ कार्यों के लिए करते हैं, और सेंटर पंच कहाँ पर करते हैं? जब हमें ड्रिल के पॉइंट को स्थान देना होता है। पैरेलल ब्लॉक की उपयोगिता क्या है? इसका उपयोग बताना है। तो पैरेलल ब्लॉक की उपयोगिता, इस यंत्र की उपयोगिता जॉब के नीचे की सतह को मशीन टेबल पर वाइस की सतह के समांतर रखने में करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल ब्लॉक का उपयोग क्या है? फिर से ध्यान से समझिए। इस यंत्र की उपयोगिता ये है कि जॉब के नीचे की सतह को मशीन टेबल पर वाइस की सतह के समांतर रखने में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल करने के लिए डॉट पंच जो है
किस पंच द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। समझिएगा, ड्रिल करने के लिए जो हम निशान लगाते हैं, ठीक है, जो हम निशान लगाते हैं, जो डॉट लगाते हैं, वो किस पंच के माध्यम से लगाते हैं, वो सेंटर पंच के माध्यम से लगाते हैं। नेक्स्ट है डेटम लाइन किसे कहते हैं, तो डेटम लाइन क्या होता है, इसे हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। यह वह लाइन होता है जिसका संदर्भ ग्रहण कर जॉब की अन्य विमाओं का चिन्हन किया जाता है, चिन्ह, ठीक है। अब डेटम लाइन कैसे समझेंगे, जैसे हमारी सरफेस प्लेट होती है, तो जब सरफेस प्लेट की जो सतह होती है वो हमारी एक डेटम लाइन, एक रेफरेंस लाइन का एक काम करता है, ठीक है। तो वो हमारा डेटम लाइन होता है, मतलब किसी के सहारे किसी जॉब पर हमें क्या है, मार्किंग करना है। तो मान लीजिए कोई इसके ऊपर सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब रखेंगे, वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से हम मान लीजिए उसमें लाइन खींच रहे हैं, तो इसमें जो डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन या डेटम सतह बोले, ये कौन वर्क कर रहा है, ये सरफेस प्लेट है। तो सरफेस प्लेट क्या है, हमारा डेटम सतह प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से हम किसी जॉब पर हम मार्किंग कर रहे हैं, लाइनिंग खींच रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये वह लाइन है जिसका संदर्भ ग्रहण कर जॉब की अन्य विमाओं, मतलब जॉब की अन्य विमाओं, मतलब अन्य डायमेंशन को चिन्हन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि चिन्हन के यथार्थ न होने का परिणाम क्या होता है। मतलब क्या है यहाँ पे, जो हमने मार्किंग किया है अगर उसमें एक्यूरेसी ना हो तो क्या परिणाम होगा, तो जॉब अपेक्षा के अनुरूप यथार्थ आकार नहीं ले सकेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई जो हमें डॉट लगाना है, ठीक है, जो हमें निशान लगाना है ड्रिल के लिए, वो अगर मान लीजिए यहाँ न लगा के हमने यहाँ लगा दिया, तो फिर क्या है, ड्रिल क्या हमारा गलत जगह में ड्रिल हो जाएगा और फिर एक्यूरेसी नहीं होगी, है ना। तो हमें सही जगह में जो पंच का निशान है वो सही जगह में जब हम एक्यूरेसी में लगाएंगे तो हमारा होल भी हमारा एक्यूरेसी में बनेगा। तो इसलिए हमें मार्किंग हमेशा यथार्थ एक्यूरेसी में करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे, ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरने देनी चाहिए, क्योंकि इसके टूटने का खतरा रहता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट पर कोई वस्तु क्यों नहीं गिरने देनी चाहिए, क्योंकि सरफेस प्लेट क्या है, टूट सकती है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु को हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्ह किया जाता है, क्यों, ठीक है। क्या पूछा है, धातु से हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्ह क्यों किया जाता है, क्योंकि जिससे यह ज्ञात हो सके कि धातु के किस भाग से कितनी धातु हटानी है। क्लियर ना। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास हमारी लगभग 30 मिनट की हो चुकी है और अगर इस वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, मतलब आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास भी लाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फीडबैक जरूर देना और वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, इसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम नेक्स्ट क्लास भी जल्द से जल्द लाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।